गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्या र के साथ ऊ का मात्रा कैसे लगाया जाता है। कितने लोगों को आता है? सबको आता है? सोम कहाँ खोए हो बेटा? आता है? चलिए, र के साथ ऊ का मात्रा। अब ये इसके साथ कौन सा मात्रा और इसके साथ कौन सा मात्रा? चलो सोम ही बताएगा। इसमें कौन सा ऊ का प्रयोग किया गया है और इसमें कौन सा ऊ का प्रयोग किया गया है? कौन? ये छोटा ऊ को क्या कहते हैं? कौन सा स्वर है ये? छोटा ऊ क्या कौन सा स्वर है? स्वर का नाम बताओ। दीर्घ स्वर है जी। हाँ, चलो तुम बताओ कौन सा स्वर है ये? चलो सुमित, अभिजीत, चलो प्रकाश। हर्ष स्वर है। क्या है? हर्ष स्वर है। ये स्पष्ट बता रहा है कि बेटा आप घर पे जाके नहीं पढ़े, क्योंकि कल ही पढ़े थे ना स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, उ, ई, सॉरी, आ, ई, उ और री। यही है ना? और ये क्या है? छोटा ऊ है। छोटा ऊ को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। और इसके साथ लगा हुआ कौन सा मात्रा है? दीर्घ का, यानी कि बड़ा ऊ। कौन सा स्वर लगा हुआ है? दीर्घ। दीर्घ में कौन सा? बड़ा होगा। समझ में आया? हाँ, घर पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया करो। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा व्यंजन। बैठ जाइए। आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजन। पहला व्यंजन किसे कहते हैं? चलिए बताइए रितेश। चलिए, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में क्या हो? रुकावट हो, उससे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एक और भी परिभाषा जान लीजिए। स्वर के सहयोग से, स्वर के सहयोग से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, स्वर यानी कि व्यंजन, यानी कि व्यंजन कभी भी स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते। बिना अगर स्वर बोले जाते हैं तो क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। अब जैसे ये क है, क ये है ना, क बोला जा रहा है, इसमें दो ध्वनियां हैं। कौन सी? एक तो क का और एक अ का। तो ये जो अ स्वर है, दोनों को जोड़ के क्या बना दिया? क। समझ में आया? इसलिए कह रहा है कि स्वर के सहयोग से बोले जाने वाले वर्णों को
व्यंजन कहते हैं। जितने आपके व्यंजन हैं, जितने व्यंजन हैं, सब में क्या है? अस्वर छिपा हुआ है। इसके कारण इसे का मात्रा नहीं लगाया जाता, क्योंकि पहले से ही क्या है? उसके अंदर है, उपस्थित है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब ये है जो तिरछी रेखा देखे वही क्या है? इसे ही कहते हैं हलंत। किसी व्यंजन के नीचे खींची गई तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। और जब ये हलंत लगाए जाते हैं तो ये क्या करता है? व्यंजन से स्वर को अलग कर देता है। और जब ये हटाए जाते हैं तो ये क्या करता है? स्वर को व्यंजन में सम्माहित कर देता है, जोड़ लेता है, मिला लेता है। ठीक है। अब जैसे ही हलंत हटा दिया गया, स्वर कहां चला गया? क के अंदर चला गया ना। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह इसका उपयोग आप जैसे इंग्लिश में आप बनाते हैं नाम, कम, और एक हो गया काम। सर जी सिखाए कि के से क और एम से म, लेकिन जब लिखे तो कहें कि ए लगा दो, और इसको लिखे तो कहें ये लगा दो। तो डबल ए से तो आ होता है, लेकिन सिखाया गया के से क, और ए आया कहां से? क्योंकि इस क में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। क्या कहा जा रहा है? कम। ये नहीं कहा जा रहा है कम। अ नहीं पूरा आ रहा है म में, केवल क्या आ रहा है? आधा आ रहा है, इसलिए कम। कम कम। यहां पे काम, काम में डबल ए लगा दिए, हो गया क्या? काम। दोनों में अंतर दिखा? हाँ दिखा ना? तो जब इंग्लिश में नाम भी बनाना हो ना तो हिंदी में तोड़ देंगे ना, हिंदी के विच्छेद कर देंगे। एक नंबर, यानी कि एक भी नाम आपका गलत नहीं होगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा नाम बनाने में। यानी कि कोई नाम आपका गलत हो ही नहीं सकता। कब? जब आप उस नाम का विच्छेद करके नाम को बनाएं। तो नाम को क्या करना है? विच्छेद कर देना है। कोई नाम इंग्लिश में नहीं बनाने आता है, हिंदी में उसको तोड़ दो, विच्छेद कर दो, अलग अलग कर दो। अलग अलग करने के बाद क्या करेंगे? उसका नाम बना लेंगे, हो जाएगा ना। जैसे सुरेश, मान लीजिए सुरेश कुछ बच्चों को नहीं आता, तो अब क्या करेंगे? इसको तोड़ दीजिए। स हलंत उ जमा र हलंत ए जमा स। अब ये अ, लास्ट में अ क्या होता है? इंग्लिश में गायब हो जाता है, लेकिन हिंदी में विच्छेद में अ रहता है। ठीक है। अब यहां पे स का क्या हो गया? यस। यू का, आर का, ई का, एस एच हो गया। अब इंग्लिश में ए को क्या कहा जाता है? लास्ट वाले अ को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि उच्चारण किया जाता है, तो ये क्या है? आधा रह जाता है, सुरेश। ठीक है, समझ में? हाँ, तो ये भी उपयोग आपके इंग्लिश में भी आगे जाकर क्या करेगा? काम करेगा। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। ठीक है, ये सब क्या हो गए? स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब है पहला है कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ हमारी मुख के अंदर
विभिन्न भागों को स्पष्ट करती है, उससे हम क्या कहते हैं? स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। अब अन्य भाग क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। जीवा जो है ना, जीवा जानते हैं? जीभ, ये जीभ जो है ना, कंठ को स्पष्ट करेगी, मूर्धा को स्पष्ट करेगी, तालु को स्पष्ट करेगी, दंत को स्पष्ट करेगी, ओष्ठ को स्पष्ट करेगी। यही होता है उच्चारण स्थान। जैसे आप वर्ण विचार में देखे थे, वर्णों का उच्चारण स्थान, यहीं पे वर्णों का उच्चारण स्थान है। यानी कि स्पष्ट व्यंजन का पहले परिभाषा देखेंगे, फिर स्पष्ट व्यंजन का उच्चारण स्थान देखेंगे, स्पष्ट व्यंजन की संख्या देखेंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये देखना है। अब अगर कहा जाए स्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? वेरी गुड। स्पर्श का पहले अर्थ जानिए। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। छूना समझते हो ना? स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर विभिन्न भागों यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ओष्ठ को क्या कहते हैं? होठ। होठ सबके पास है ना? है? होठ कैसा है? सुगा जैसा? चल, भागों को क्या करती है? स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सॉरी, ठीक है, समझ में आया? अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है 25। समझ में आया? आगे चले। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? अब कंठ में क्या होता है? कंठ से स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान। ठीक है, कंठ में क्या आया? क वर्ग। कंठ में क्या आया? क वर्ग। तालु कहाँ गया? च वर्ग। मूर्धा में क्या आया? ट वर्ग। और दंत में क्या गया? त वर्ग। होठ क्या लाया? होष्ट क्या लाया? प वर्ग। अब इसी को एक में कहे तो क च ट त प, कचटप वर्ग, कचटप वर्ग, कचटप वर्ग। कचटप वर्ग, कचटप वर्ग की संख्या 25। कचटप वर्ग की संख्या 25। अब क वर्ग में क, ख, ग, घ,
अंग। इसी तरह च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। हो गया? समझ में आया? कितनी संख्या? 25। ठीक है। वर्तमान में अब नए नए क्या हो रहे हैं, इसमें कुछ सुधार भी हो रहे हैं। अब उस सुधार होने के कारण कहीं कहीं नए वालों में 27 भी दे देता है। 27 देता है तो पता है क्या करता है, ड और ढ को भी इसमें सम्मिलित कर लेता है, इसे बिंदी लगाकर। लेकिन ये क्या है, 9 विकसित व्यंजन है। 9 विकसित व्यंजन है, ये व्यंजन के अन्य भेद हैं। ठीक है। लेकिन स्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत कभी कभी ये भी आता है। लेकिन अगर 25 और 27 दोनों दे तो वर्तमान अगर टीचर चेक करेगा तो 27 हो जाएगा, पहले वाले टीचर चेक करेंगे तो 25 हो जाएंगे। तो अब दोनों आ जाए तो अब क्या करेंगे, तो दोनों आ जाएंगे तो 25 से लगाइएगा। क्या लगाएगा? 25 लगाइएगा। लेकिन वर्तमान दिया हो तब 27 लगाइएगा, और नहीं तो दोनों में से कोई एक ही देगा। स्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है? क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि अभी जो हमारे हिंदी के टीचर है ना, पुराने हैं। नए वाले लोगों को हिंदी कहां आती है, नए पीढ़ी को हिंदी कहां आ रही है, वो सब इंग्लिश वाले हो गए हैं। इंग्लिश दुनिया में जा रहे हैं। अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रीय भाषा, अपनी राजभाषा को टाटा बाय बाय करते हुए कहां जा रहे हैं? इंग्लिश के तरफ। पूरा हमारा भारत किधर झुका जा रहा है? इंग्लिश के तरफ। सबको हिंदी मीडियम स्कूल नहीं चाहिए, सबको क्या चाहिए? इंग्लिश मीडियम चाहिए। तो बताओ हमारी राष्ट्रभाषा कहां जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए हमको, शर्म आनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को कि हमारी राष्ट्रभाषा को, हमारी राजभाषा के लिए एक विधिवत पखवाड़ा चलाया जाता है। हिंदी पखवाड़ा दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाएगा। अब पता चला अभी अधिकतर वर्तमान स्कूलों की हालत है कि हिंदी बच्चों को पढ़ने ही नहीं आती है। इंग्लिश खूब धड़ाके के पढ़ते हैं और हिंदी में टाइम फीस हो जाते हैं। लेकिन बेटा जरूरत हमें दोनों लैंग्वेज की है। पहली चीज है, हिंदी हमारी आत्मभाषा है, हमारे अंदर समाहित है, क्योंकि हमारा जन्म ही कहां हुआ है? हिंदी प्रदेश में हुआ है। और हमारा जो देश है वो हिंदी राष्ट्र है। यानी कि हमारी भाषा जो हिंदी है उससे हमें संजो के रखना चाहिए, उससे हमें बचा के रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आपको मना करें कि इंग्लिश मत पढ़िए। लेकिन बेटा आप हिंदी पे भी समय दीजिए, कम से कम प्रतिदिन आधे घंटा। आप 24 घंटा इंग्लिश पढ़िए, केवल आधे घंटा हिंदी में समय दे दिए तो आपकी राष्ट्रभाषा भी क्या रहेगी? बची रहेगी। बची रहेगी ना। बहुत सारे स्कूल के कंडीशन ऐसे हैं कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन उनकी हिंदी तोबा तोबा राम राम, सब सत्यानाश। बेचारे उन स्कूलों को चाहिए कि हिंदी के बेहतर टीचर रखे और बच्चों को हिंदी के बारे में भी जानकारी दे, जिससे हमारी राष्ट्रभाषा भी बनी रहे। और नहीं तो आने वाली जैसे संस्कृत की स्थिति हुई है वैसे आने वाले भविष्य में हिंदी की स्थिति हो जाएगी कि नामो निशान हिंदी का खत्म होने लगेगा और एक नई भाषा बन के आएगी। और वो क्या कहलाएगी? तो कहते रह जाएंगे हिंदू राष्ट्र जय भारत, और हो जाएगा सत्यानाश। तो अपनी भाषा को बचा के रखना है और दूसरी भाषा को भी सीखना है, क्योंकि इंग्लिश क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप युवा हैं, पढ़े लिखे वो लोग होंगे, पढ़ेंगे और भी ज्यादा पढ़ेंगे, एक बेहतर नागरिक बनेंगे। लेकिन अगर आपको दूसरे कंट्री जाना होगा किसी काम के वजह से, तो आपकी जो भाषा राष्ट्रीय भाषा है वो काम नहीं आएगी। कौन सी भाषा काम आएगी? राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश काम आएगा। तो बेटा दोनों लैंग्वेज को जरूरत है आपको सीखने का। आप ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप
अपने राष्ट्र में ही रहना है आपको। आपको अपनी बुलंदी को फैलाने के लिए अन्य राष्ट्र में भी अपने राष्ट्र का झंडा फहराने जाना है ना। तो इंग्लिश चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इंग्लिश पे 1 घंटा समय दीजिए, 2 घंटा समय दीजिए, लेकिन हिंदी पे कम से कम आधा घंटा तो समय दीजिए। कम से कम हिंदी का एक लेसन रीड कर लीजिए आधे घंटे में। रोज हिंदी पढ़िए, क्योंकि हिंदी में इतनी सरलता होती है, इतनी मिठास होती है कि कोई भी बात, कितनी भी बड़ी सी बड़ी बात हो, आसानी से समझ में आ जाती है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया जाए समझ में आएगा, लेकिन हिंदी में समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज एकदम इक्वलिटी बराबर है, लेकिन अपनी भाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा को बचाने के लिए हमें जरूरत है उस पर भी अपना समय देने का। समझ में आया? अगले जो पार्ट में आएंगे, यानी कि अगले जो क्लास में होगा, वो हम देखेंगे व्यंजन के अन्य भेद में, यानी कि अन्य भेद में नहीं, व्यंजन का दूसरा भेद क्या? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, समझ में आया? चले।